इस विश्वास के साथ आपने कहा था वो पूरा नहीं हुआ। ये जो आपने सवाल पूछा है पूछकर बहुत अच्छा किया, तो मैं आज आपको पूरा क्लियरिटी के साथ बताता हूँ। बंगाल में इस बार इस डेटाबेस के हिसाब से ममता बनर्जी बंगाल की सीएम। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, यही सीएम ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे? योगी जी के नेतृत्व में 2027 के इलेक्शन लड़ते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन अमेरिका में इस बार ट्रंप की नीतियों की वजह से बड़े जेनजी आंदोलन होंगे। पाकिस्तान को लेकर क्या लग रहा है? हमारी जो सनातन परंपरा है 31 दिसंबर को रात को शराब पी के देर रात पार्टी करते हुए हम नया साल नहीं मनाते हैं। शेयर मार्केट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सोने पर दबा के पैसा लगाइए आप। आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये कैंसर के लिए सबसे प्रोमिनेंट है। हर तीसरा बच्चा ऑटिज्म, और यहाँ तक कंडीशन है कि 2 बच्चे हुए दोनों को ऑटिज्म। ये ध्रुव राठी कह रहा था कि अगर बता दो कि सब कुछ कुंडली में पहले से ही तो फिर आदमी कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो उसको कहना कि भगवत गीता पढ़ ले बच्चे अभी ढंग से, ठीक है। तो जिस दिन अगर आपने चार्ट मैच करते टाइम ये एक क्रॉनिक डिसीज पकड़ ली जो कार्मिक पैटर्न्स की, आपकी शादी मिसमैच नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। ये बड़ी प्रेडिक्शन आपके चैनल पे कर रहा हूँ। कैश है ना 500 के नोट, खर्च कर दो, गोल्ड में लगा दो, नहीं तो ये माटी होने वाले हैं बहुत जल्दी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात एस्ट्रोलॉजी की, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो आवाज़ मौजूद है वो एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न इंडिया के रियलिटी से जोड़ती है। चाहे पॉलिटिक्स के कोई हिडन संकेत हों या फिर ग्लोबल पावर की शिफ्टिंग की कोई आहट, इनका नज़रिया सीधा, सटीक, गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला होता है। तो इन सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा साल 2026 में प्लैनेट्स की चाल क्या कहानी रच रही है उसको भी समझेंगे, जानेंगे। साथ ही एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर अंकित अग्निहोत्री। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सारी बातें हैं, सवाल है। पश्चिम बंगाल में वहाँ पे गहमा गहमी शुरू होगी, दीदी को लेकर तमाम बातें कही गई हैं, प्रेडिक्शन किए गए हैं। आपने दीदी को लेकर ना बोला था पिछली बार, मुझे याद है। अब क्या कुछ बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है, बहुत मेहनत से काम किया है। 5 जनवरी 1955 डेटाबेस वेस्ट बंगाल कोलकाता का लिया है, और इस डेटाबेस के हिसाब से ममता बनर्जी बंगाल की सीएम नहीं बनेगी। हाँ, बीजेपी कुंडली इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, तो केवल हमारे पास दूसरा पक्ष जो चेक करने का है, कंपेयर करने का, वो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, और वहाँ पर जो दशाओं का प्रभाव है ठीक है, बेहतर है, अच्छा है। और मुझे पूरी तरीके से लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल की सीएम नहीं बनेगी। हालांकि इस बंगाल के सीएम में इस बार आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से ऐसी चीज़ें होंगी जो आज तक चुनाव में नहीं हुई। धार्मिक उन्माद, हिंसा, सांप्रदायिकता, सबका सहारा लेंगी जीतने के लिए, शाम दाम दंड भेद। लेकिन बंगाल में इस बार भगवा लहराएगा, बंगाल में इस बार बीजेपी जीतेगी। बंगाल में जो इतना आतंक मचा रखा है, जहां भगवान राम की आपकी शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिलती, वहां राममय होगा बंगाल। चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, यही सीएम ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे? जब अभी तो अगले साल वैसे चुनाव है ही, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेके हमने पहले भी बोला है कि जो योगी जी हैं ये जरूर केंद्र में आएंगे, और ये भी हमने बोला है कि चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है वहाँ पर। योगी जी की कुंडली प्रबल है, तो 2026 एंड या कहीं पर उसके आसपास या स्टार्टिंग में जो चुनाव होगा वो योगी जी के नेतृत्व में नहीं होगा, वो केंद्र में आ चुके होंगे तब तक। हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं बने होंगे उस समय, लेकिन केंद्र में उनको एक रोल इस तरीके से दिया जाएगा कि वो आने वाले टाइम में, जो हमने प्रेडिक्शंस किए कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उस पद को सुशोभित करे। तो ये आप अगर चाहें तो नेतृत्व परिवर्तन, या फिर यहाँ पर मुझे योगी जी के नेतृत्व में 2027 के इलेक्शन लड़ते हुए नहीं दिखते हैं। ओके। और अभी सीएम कंटिन्यू रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, या उनको? देखिए, बीच में कुछ चेंजेस हो सकते हैं उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी कुंडली में कुछ लोकेशन या फिर जो चीज़ें हैं, जो पद हैं, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे केंद्रीय राजनीति में आने का रुझान दिखता है चुनाव से पहले। ये कह सकते हैं कि वो सीएम नहीं रहेंगे इस दौरान? बहुत कम समय रह जाएगा जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा होगा, तो कहना तो ये चाहिए कि लगभग ये टेन्योर पूरा कर रहे हैं वो अपना। 2, 4, 5 महीने का कोई डिफरेंस रह जाए, उससे पहले परिवर्तन हो तो अलग बात है। हाँ, मेन अगर इसको आप ज़्यादा अच्छा कहें कि 2027 में कहीं ना कहीं योगी जी केंद्र में आ चुके होंगे जब इलेक्शन चल रहे होंगे।
आसाम को लेके बात कर लें एक बार। जी, क्या वहाँ पे लग रहा है, क्या प्रेडिक्शन कैसे? देखिए असम को लेके जो हमने प्रेडिक्शंस की है, अब यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस, देखिए मेरी प्रेडिक्शंस बहुत फेयर रहती हैं। जैसे हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हारने के लिए बोला था, हमने बिहार में नीतीश कुमार को हारने के लिए बोला था। हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं कि मैं बीजेपी का बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पर जैसा समय वैसा बोलना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को। तो जो असम का इलेक्शन है ये भी मुझे एक अच्छे मूड में दिखता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की दशाएं बहुत अच्छी चल रही है। अब चूंकि यहाँ पर अब जो कि बीजेपी का जो डेटा है वो हमें राव सर से मिला है, जो उनकी जन्म कुंडली बनी है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रभावी मानता हूँ। तो बीजेपी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी तो अपना सीएम रिपीट करेगी। वहाँ बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की वैसे मैं प्रेडिक्शन दे चुका हूँ और मैं उस पर रिपीट ही करूँगा आपके यहाँ कि तमिलनाडु में M.K. स्टालिन रिपीट होंगे, या जो उनकी पार्टी है वो सत्ता को रिपीट करेगी। तो इंटरनेशनल पर चलें जी, बात लंदन की कर लेते हैं, यूके। जी बिल्कुल, सबसे पहले लंदन से शुरू करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि हमने लंदन के लिए बहुत पहले बोला था, निकाल के देख सकते हैं लोग आर्काइव से कि लंदन में एक धर्म विशेष का प्रभाव बढ़ेगा धीमे धीमे। अभी एक धर्म विशेष के व्यक्ति वहां पर मेयर बन चुके हैं लंदन में। मैं अभी भी लंदन वाले जो है उनको बताना चाहूँगा सचेत हो जाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। शायद 2029 में इलेक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर इस बार भी कोई धर्म विशेष से बने। अच्छा, ये इनकी बात जो हो रही है मुस्लिम मेयर की, वो इस कंटेक्स्ट में हो रही है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उसको लेके चर्चा नहीं, इंडियन ओरिजिन की जगह हम ये देखेंगे कि धर्म विशेष का वहाँ पर आधिपत्य है। ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता था जिसकी सत्ता का कभी सूर्यास्त नहीं होता, तो ये सूर्यास्त की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कर्मा जो है वापस आते हैं। बहुत जगह आपने लोगों को डोमिनेट किया, उनकी जो मूल सभ्यता संस्कृति उसको नष्ट किया, तो वो चीज़ें अब आप पर लौट कर आएंगी और आप पर भी लोग राज करेंगे। देखिए कर्म सिद्धांत आपको फॉलो करता है। मैंने कहा है ना कि 1000 गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेगा, आप करके देख लीजिए। तो ये जो कर्म है ना, आपके हो, चाहे आपके देश के हो, चाहे किसी व्यक्ति के हो, चाहे कहीं के भी हो, ये आपका जन्म जन्मांतर से पीछा कर रहे हैं। आप चाहे कोई भी नाम बदल लो, आज अजय हो, अगले जन्म में विजय हो जाओगे, उसके अगले जन्म में सुरेश हो जाओगे, तो ये धोखा खाने वाले नहीं है। ये आत्मा तो यही है, ये आएंगे लौट के वापस। तो करते टाइम मन क्रम वचन से कर्म अच्छे करते जाओ, नहीं तो चाहे सुरेश बन जाओ, चाहे रमेश बन जाओ, और चाहे कुछ भी बन जाओ, आपके जीवन पर उनका इम्पैक्ट आएगा। क्यों एक जन्मजात बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसे जन्मजात बीमारियां आ जाती हैं, आप सोचिए। या फिर मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, सब कुछ ले गई, जितना मैंने कमाया था। मैंने क्या किया, मैंने तो ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया था। तो प्रारब्ध लेने आई थी इस बार आपसे, क्योंकि आपने लिया था उस बार। इस बार क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको फैमिली कंफर्ट? उस फैमिली कंफर्ट को आपने कभी वैल्यू नहीं दी जब आपके पास थी किसी जन्म में, तो वो जो दर्द है वो वापस आएगा आपके पास। तो इसीलिए देखिए भगवत गीता भी कहती है भैया सोच समझ के करो जो करना है। एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर, जो भगवान कृष्ण का जो है ना अकाउंट, या जो कर्म का अकाउंट है आपका, वहां पर आपकी एक एक चीज नोटेड हो रही है। तो संभल कर और कोशिश कीजिए कि अच्छा कीजिए अपने जीवन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमेरिका, यूएस की, ट्रम्प की। जी, देखिए अमेरिका को लेके हमारी प्रेडिक्शन जो रही थी कि यूएस में राष्ट्रपति ट्रम्प के, पहले तो ट्रम्प को लेके प्रेडिक्शन एकदम सही थी। उसके बाद जो लोग ये भी कहेंगे कि ट्रम्प का डेटा आपको किसने दे दिया, अरविंद केजरीवाल का डेटा आपको, मैं सारे जवाब देना चाह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल का डेटा आपको किसने दे दिया, योगी आदित्यनाथ का डेटा किसने दे दिया? कल को आप फिर आ जाओगे लिपापोती करने यहाँ बैठ के कि इसलिए गलत हो गई कि ये डेटा गलत था। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ का जो डेटा है ये शुद्ध है एकदम रूप से। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जैसा डेटा है तो किसी रेफरेंस से, या उनके जो फैमिली मेंबर ने कभी राव सर के साथ डिस्कशन किया था तो हम उनके सिक्स हैं, तो वहाँ हमारे तक फॉलो आया। इसी तरह योगी आदित्यनाथ का डेटा, मोदी जी का डेटा, ट्रम्प का डेटा किसी विशेष व्यक्ति से आया था जब वो कुछ विशेष अनुष्ठान करवाना चाह रहे थे भारत में, ठीक है, अपनी जीत के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो जहाँ पर डेटा है वहाँ पर ठीक काम करेगा ये। अच्छा, ये लोग अनुष्ठान भी कराए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रम्प, आप बराक ओबामा को देखिए, हनुमान जी की मूर्ति रखते थे, आपने देखा है ना। ये लोग बड़ी मान्यता है, हम ही थोड़े से विशुद्ध हो गए हैं, वो लोग एकदम शुद्ध हैं और मानते हैं इन चीज़ों को। प्रभाव तो होता है जीवन में प्रार्थनाओं का, कैसे नहीं होता। अगर प्रभाव नहीं होता तो बराक ओबामा, जिसको हनुमान जी से कोई लिंक नहीं, वो हनुमान जी को फॉलो करेंगे, जेब में रख के घूमेंगे। तो ट्रम्प को लेके आगे अब क्या उसमें? ट्रम्प देखिए, ये जो उतल फुतल है, खुराफात है, ये सब करते रहेंगे। अच्छा, ये रुकने वाले नहीं है। लेकिन इसका जो
प्रतिक्रिया इस बार अमेरिका में देखने को मिलेगी। अमेरिका में जो स्थितियां चल रही हैं अमेरिका की कुंडली के हिसाब से, अमेरिका की कुंडली एकदम ठीक है। मेरे पास सिंह लगन की कुंडली है, राव सर के थ्रू मिली हुई है, उनकी बुक्स में सब जगह वो दी गई है। तो इस पर भी अगर कोई कमेंट करे तो मैं पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दूं, ठीक है। तो अमेरिका उथल पुथल भरा रहने वाला है। वहाँ पर कुछ स्टेटों में, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ कि अलग होने की डिमांड और बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका में इस बार ट्रंप की नीतियों की वजह से बड़े जेनजी आंदोलन होंगे, जो आपने नेपाल में देखे हैं। अच्छा। क्योंकि ट्रंप की नीतियां कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, वहाँ की इकोनॉमी को। अपने देश के भीतर जैसे उनके यहाँ अपने जो अपोजिशन लीडर हैं, सीनेट है, वैसे वहाँ पर भी होंगे, तो वहाँ पर भी घिरते हुए दिखेंगे। मतलब कुल मिला के ट्रंप मानेंगे नहीं और देश में, पूरे विश्व में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान को लेकर क्या लग रहा है? हमारे देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान को लेके अगर हम देखें तो पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं, डावाडोल है। वहाँ पर इस टाइम जो आसिम मुनीर है वो सबसे पावरफुल चल रहे हैं। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि तख्ता पलट करेंगे। भारत के साथ हम और थोड़ा सा उसको लिंक कर देते हैं, क्योंकि उसकी सारी नीतियों का जो प्रभाव पड़ता है वो भारत पर पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या टूल है? हम टूल करते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली से। मैं साथ में लॉजिक भी देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ से किया, मेरे पास इसके अलावा और कोई शक्ति नहीं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली 19 मार्च 2026 को बनकर तैयार हो रही है। 6 बज के करीब 55 या 56 मिनट सुबह के आधार पर बनेगी। मीन लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो 12वां भाव है, जो कि गुप्त शत्रु, षड्यंत्र, आतंकवाद, ऐसी चीजों को दिखाता है, तो यहाँ पर ये जो स्थितियां हैं, मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है 12th हाउस में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली में, ये देश में फिर से आतंकी हमला, आतंकवाद, पहलगाम जैसी घटनाओं को दोहराना या युद्ध जैसी स्थितियां क्रिएट करना। क्योंकि भारत का अगर वैसे भी वर्ष कुंडली भी देख लें तो जो वर्ष कुंडली है भारत की, जो 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक वैलिड है, उस कुंडली के हिसाब से भी द्विजन्म लग्न आया था भारत का भी। मुंथा 7th हाउस में था, जो कि 7th हाउस हमें दिक्कत या परेशानी ही दिखाता है। षड्यंत्र, परेशानी, गुप्त शत्रु, आक्रमण, युद्ध, ऐसी स्थितियां दिखाता है। तो यहाँ पर जो एक टाइम होगा आपका 2 अप्रैल से, ठीक है, और लगभग 30 जून के आसपास का, यहाँ पर आपको फिर से जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो करते हुए दिखेंगी। लेकिन इस बार भी भारत, जैसे पहले मुंह तोड़ उसको जवाब दिया था, इस बार भी भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। अच्छा, धर्म ध्वज फहराने को लेके काफी चर्चा मोदी जी की रही है। इसको लेकर आगे क्या कहना चाहेंगे, कोई प्रेडिक्शन? देखिए, धर्म ध्वज या सनातन, सनातन भारत में अपनी जो जड़ें हैं मोदी जी के आने के बाद और उसने अपनी विस्तार की है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मोदी जी के पास थी अयोध्या का काम, अयोध्या की ध्वज पताका फहराना। आगे चल के जो काम है, जो ज्ञानवापी और जो मथुरा में करना है, वो योगी जी करेंगे। आप देखेंगे इन्हीं आंखों से, और वो सारे लोग सौभाग्यशाली रहेंगे जो ये देख रहे हैं कि ज्ञानवापी पे एक भगवा रंग का कपड़ा पहना व्यक्ति भगवा ध्वज फहराएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन आप याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा, जो मथुरा की जो जन्मभूमि है वहां पर भी सनातन और ये ध्वज पताका फहरेगी, और इसको फहराएंगे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सनातन अपनी एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा, ये लंबे समय तक रहेंगे। ये पूरे भारत में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बनेंगे। और इनको दी गई है विशेष जिम्मेदारी। इनकी कुंडली का जब आप अध्ययन करेंगे, खासकर D60 जैसे चार्ट्स, D30 जैसे चार्ट्स, जो आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ों को दिखाते हैं, पास्ट लाइफ की ड्यूटीज़ को इन लाइफ में दिखाते हैं। तो इन ड्यूटीज़ के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, सनातन को लेकर एक स्वर्णिम युग आने वाला है। ये वही स्वर्णिम युग है जैसे कि गुप्त काल सबसे बेहतरीन युग माना जाता था भारत के लिए। ये जो योगी काल आएगा, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है सनातन के लिए, और शायद इतना इससे पहले 2014 से पहले हमने कभी नहीं देखा। हम 2014 से पहले अगर याद करते तो 2 प्रधानमंत्री हमको याद आते हैं। हम किसी पार्टी की तरफ नहीं जाते। एक तो नेहरू जी की तरफ, जिन्होंने IIT IIM जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट दिए, इसरो और ऐसे इंस्टीट्यूट दिए जो देश की आधारशिला बनी, भाखड़ा नागल डैम। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने इम्पैक्ट डाला 2014 से पहले। तीसरी इंदिरा गांधी, जो एक आयरन लेडी बनी। इनके अलावा अब अगर 2014 से 50 तक का टेन्योर देखेंगे आप, तो 2 ही व्यक्ति आपको दिखेंगे, योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जलवायु परिवर्तन की बात कर लेते हैं। क्या आने वाले साल में 2026 में किसी तरह की दुर्घटना या अनिष्ट की कोई बात? मैं बोल रहा हूँ, इसमें हम 2-3 चीजें लेते हैं। बड़े ट्रांजिट 2026 में होने हैं। जैसे गुरु की असामान्य चाल चल रही है जुपिटर की, इसको हम अतिचारी बोलते हैं। जैसे 2025 में भी आपने देखा, जुपिटर आपके 3 राशियों में घूम कर आ गए, यानी कहाँ पर, एक ही साल में। वृषभ, मिथुन, कर्क। अभी कर्क में वो मूवमेंट कर रहे हैं, और ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है, ऐसा बार बार नहीं होता।
तो आपने बड़ी प्राकृतिक आपदाएं देखी। जलवायु परिवर्तन के लिए बृहस्पति की यह असामान्य गति बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। 2026 में भी ये जो मूवमेंट है इनका, अभी शुरुआत में मिथुन में रहेंगे, 2 जून को कर्क में चले जाएंगे, 31 अक्टूबर के बाद सिंह में आ जाएंगे। 3 राशियों में जो मूवमेंट है ये बड़े जलवायु परिवर्तन को फिर से दिखाता है। दूसरा, फिर हम अपने सनातन पर जाते हैं। ये जो आपका वर्ष है, ये जो हिंदू वर्ष है, तो इसमें जो इसका नाम दिया गया है विक्रम संवत का, रौद्र नाम दिया गया है। रौद्र यानी कि जो 12 संवत्सर वो रिपीट होते हैं, तो 60 साल के बाद वो रिपीट हो रहा है। 60 साल के बाद जब ये रौद्र संवत्सर रिपीट हो रहा है, तो ये आप नाम से जैसे जानिए, रौद्र मतलब विकराल यानी शिव का एक रूप। तो ये जो वर्ष रहेगा रौद्र यानी कि मार्च टू मार्च तक का, यहाँ पर बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आपको दिखेंगी। मैं आपको कुछ डेटा दे देता हूँ, क्योंकि मैं देखिए बहुत काम करके चीजें लाता हूँ और मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ, शायद इसीलिए आप चाहे ताली दें और चाहे गाली दें, हम बात तो करेंगे फैक्ट और फिगर पर और डेटा पर भी। देखिए जब जब रौद्र ये आपका आया है संवत्सर, तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुए, जैसे कि 60 साल पहले हम चले जाते हैं, क्योंकि हमें वही चीज देखनी, पैटर्न रिपीट होता है, प्रकृति दोहराती है कई बार अपनी चीजों को। तो 1966 और 67 के आसपास का देख लेते, जब रौद्र संवत्सर आया था, उस वर्ष भारत में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए। इंदिरा गांधी का सत्ता में उभरना 1966, अगर आप याद रखें, ठीक है। देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे थे, पूरे वर्ल्ड में जो शीत युद्ध होता था वो एक्सट्रीम लेवल पर था। चीन यूएसएसआर की टेंशन चल रही थी, वियतनाम का फाइट चल रही थी। उससे पीछे और चले जाते हैं हम 60 साल पहले, 1906-07 में जब आया था ये, तो बंग भंग आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, रूस और जापान के बीच उथल पुथल मची हुई थी। और पीछे चले जाते हैं 60 साल पहले, 46-47 में 18, तो बहुत ज्यादा ये जो वर्ष अगर आप डेटा डालेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं आई थी इस वर्ष। आयरलैंड का महाअकाल आया था। अकाल तो इसलिए नहीं पड़ता कि ठीक है हम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं पोलैंड, जर्मनी, यूरोप में ये रहा था। तो कुल मिला के जो रुद्र का जो रहता है, रौद्र का प्रभाव, ये उग्र परिवर्तन, संघर्ष, युद्ध, राजनीतिक बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं की तरफ इंडिकेट करता है। अब बात जरा धन की करते हैं, संपदा की करते हैं, शेयर मार्केट की करते हैं, गोल्ड की करते हैं, चांदी की करते हैं। जरा इसके बारे में बताइए, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए शेयर मार्केट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो हम ये बात करते हैं कि अब सब लोग बोलेंगे ये सूर्य का साल है और मैं बोलूंगा ये गुरु का साल है। कैसे? हाँ, ये सवाल आपका होना चाहिए। देखिए सूर्य का साल है, आप न्यूमरोलॉजी से मानते हैं। हमारी जो सनातन परंपरा है, 31 दिसंबर को रात को शराब पी के देर रात पार्टी करते हुए हम नया साल नहीं मनाते हैं। हमारे यहाँ जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रथम दिन होता है, नववर्ष, कलश स्थापना, घट पूजन, माँ शक्ति की आराधना करके अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके कि पूरे साल अगले 6 महीने हम काम कर सके, हम तब नववर्ष मनाते हैं। उस नववर्ष के हिसाब से जो इस वर्ष का वर्षेश है, यानी कि 19 मार्च 2026 को गुरुवार है, तो इस वर्ष के जो वर्षेश बनते हैं गुरु, तो गुरु का प्रभाव इस वर्ष ज्यादा रहेगा। तो ये जो वर्षेश का प्रभाव रहेगा गुरु का, तो धन के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी स्पिरिचुअल पाथ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो कंसल्टेंसी एडवाइजरी रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है ये साल, ठीक है। ज्योतिष के लिए बहुत बढ़िया होगा। ज्योतिष में चीजें और निखर कर आएंगी। जो गुरु अब अपना प्रभाव जब दिखाएंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन की जो खराब लोग हैं डाउन होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बात चलेगी ज्ञान की, नॉलेज की, बकवास की नहीं कि मुझे इंट्यूशन है, फलाने ने कहा, किसी की सुन के कुछ बोल दो। तो यहाँ पर जो मैं 2 चीजें कहूँगा, ये साल सबके लिए जो अब परिवेश चल रहा है, एआई और टेक का साल जाने वाला 2026। पहली चीज तो ये, तो जिन लोगों ने अपने आप को ज्ञान के मामले में 2026 में एडवांस नहीं किया, उनके जीवन में दिक्कत आने वाली है। आने वाला समय एआई और टेक का है। भारत की भी 2032 में राहु की महादशा आ जाएगी, अभी मंगल की चल रही है। तो यहाँ पर पहली चीज है कि ये वर्ष सबको अपने आप को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है और बेटर करना है। शेयर मार्केट की बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा शेयर मार्केट का, सबसे पहले मैं क्लियर तो विदाउट कंफ्यूजन वो पॉजिटिव रहेगा और बढ़ाव की तरफ होगा। लेकिन बीच में 3-4 बार ऐसा फ्लक्चुएशन आएगा जहां पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कपड़े उतर जाएंगे। जब जब राशि परिवर्तन करेगा गुरु, जैसे कि आपका 2 जून को कर्क में जा रहा है, तो उससे +-15 दिन पहले हलचल मचाएगा। डीप डाइव कर सकता है या अप कर सकता है, बड़े फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाए। उसके बाद फिर वो कर्क राशि में रहेगा, फिर 31 अक्टूबर के आसपास सिंह राशि में मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर इन फ्लक्चुएशंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो शेयर मार्केट के लिए वर्ष अच्छा रहने वाला, बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन
हम डिटेल में भी डाल देंगे अपने चैनल पर भी कि किन किन महीनों में और कौन से मिड टाइम में आपको बचना चाहिए भाई। जैसे कि मैं खास कर कहूँगा 15 मई से 15 जून का जो समय है, यहाँ पर आपको हैवी फ्लक्चुएशंस दिखेंगी शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर जो लोग इंट्राडे करते हैं दूर हो जाए, नहीं तो कपड़े उतर जाएंगे। अच्छा, वो समझ नहीं पाएंगे गुरु की चाल को, असामान्य चाल है, और ना ही वो शेयर मार्केट को। बस इसलिए थोड़ा सा जो लोग ये काम करते हैं इस वर्ष ध्यान जरूर दें, नहीं तो एक ही झटके में सब लेके चले जाएंगे वो। अच्छा। और लोग चांदी खरीद रहे हैं, सोने का थोड़ा भाव बढ़ा तो कुछ लोग थोड़े परेशान भी हुए, लेकिन इन्वेस्टमेंट खूब चल रही थी। देखिए, मैंने सोने को लेकर प्रेडिक्शन पहले भी की थी, दोबारा कर रहा हूँ। सोने पर दबा के पैसा लगाइए आप, जितना लगा सकते हैं। आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास, अभी मुझे आइडिया नहीं कितना, 1 20 25 जो भी चल रहा हो, मैंने लास्ट देखा नहीं था। लास्ट तो मेरे सामने 1 30 32 तक चला गया था MCX में। ये आपका 1 70 75 तक जाएगा। ठीक है, ये आपको 50,000 रुपये का पर 10 ग्राम में फायदा कराता हुआ अक्टूबर नवंबर में दिख रहा है। एक कारण मैं और बता दूं आपको, ये बड़ी प्रेडिक्शन आपके चैनल पे कर रहा हूँ। अच्छा। कि भैया जिनके पास कैश है ना, 500 के नोट खर्च कर दो, गोल्ड में लगा दो, नहीं तो ये माटी होने वाले हैं बहुत जल्दी। किसी भी दिन 8 नवंबर को या किसी भी तारीख को 8 बजे मित्रों हो जाएगा आपका। अब जो आने वाला समय है ये है आपका डिजिटल करेंसी का। भारत में 2026 में ऑलरेडी काम चल रहा है। किसी भी वक्त मोदी जी मित्रों कर देंगे, फिर आप लाइन में खड़े रहोगे। अब जो मैं, ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन सीरियस बात करें, मंगल की दशा चल रही है। मंगल भारत की कुंडली में 2nd हाउस, वेल्थ हाउस में डिजिटल करेंसी की पे बहुत ज्यादा काम ऑलरेडी चल रहा है। बहुत जल्द आपको 2026 से अक्टूबर नवंबर के बाद से डिजिटल करेंसी की तरफ भारत जाता हुआ दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि 100-200 से ज्यादा जो नोट है वो चलेंगे। 500 का नोट तो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। अच्छा, तो जो मित्रों होने से पहले इसको गोल्ड में लगा दो तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान रहोगे। ठीक है। भारत के विश्व गुरु बनने की बात होती है तो वो सफर अभी लंबा है या 2026 में इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा, और मैं चाहूंगा 2026 क्यों बहुत जल्दी बन जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं। हाँ, भारत विश्व गुरु बनने की शुरुआत कर चुका है। अच्छा। आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपकी जो चिप्स आती है, सिलिकॉन चिप्स हो गई आपकी, या फिर आपका जो AI हो गया, या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भारत A1 रहेगा। और शायद जहां पर, और डेटा में, आज की करेंसी आने वाले टाइम में डेटा, जिसके पास जितना बड़ा डेटा वो उतना रईस देश। चाइना सबसे ज्यादा डेटा पे काम करता है। आपका डेटा अगर उसके पास है तो उसके आगे फिर आप कुछ नहीं हो। ठीक है, आपको उसको पता है कितने बजे आपको कौन सा मैसेज देना है कि आपको क्लिक कर जाए। जूते खरीदने का मन उसको पता है, 1 तारीख को सैलरी आ गई, 2 तारीख को डाल देगा कि आपने कभी इसको डाला था कि मुझे नए शूज खरीदने, 1 तारीख की शाम को मैसेज आएगा नए शूज का। तो आपके दिमाग से खेलना है डेटा के साथ। ठीक है, तो भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। मैं इतना जरूर कहूँगा, आने वाले समय में राहु की महादशा में भारत इस कंडीशन में होगा कि लोग कैलिफोर्निया नौकरी करने नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे AI और उसके लिए, या उनके साथ जो मिसबिहेव किया US ने, वैसा कभी नहीं है। वहाँ के लोग यहाँ काम करने आएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा सिलिकॉन वैली बनेगा। देश विदेश से लोग AI टेक्नोलॉजी के मामले में काम करने वाले आएंगे। आने वाला जो समय है, जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया वो पिछड़ जाएगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। ऐसे यूजर, हमको AI, टेक्निक, टेक, इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। रोबोटिक्स, ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं कि हर जॉब में आपका इम्पैक्ट आएगा। और 2026 में भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जिसने सीख लिया उसकी जॉब बची रहेगी, और जिसने ये 2026 में अपने आप को अपडेट नहीं किया उनके लिए बड़े जॉब संकट्स आने वाले हैं। तो 2026 में अगर आपको अपनी जॉब सेव करनी है तो ये सभी के लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। कुछ नई लर्निंग आनी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि इस साल कुछ वर्ग ऐसा है जो युवाओं की नौकरियों को लेकर एक तरह से निराश रहा है, शिकायत करता रहा है। तो 2026 युवाओं के लिए, जॉब के लिए बेहतर साल कहा जाएगा? देखिए, बृहस्पति का साल है, जिसके पास ज्ञान है उसे अवसर बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, आपके पास अगर टैलेंट है, ये इस साल मैं एक चीज तो क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला 2026 में। आपके पास टैलेंट है, आपको बुलाया जाएगा। आपके पास ज्ञान है, प्रतिभा है, आपने अपडेट किया है, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस है। हाँ, जिन्होंने अपडेट नहीं किया उनकी जॉब जाएंगी। बड़े आपको लोग अमेरिका से वापस आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर जॉब छूट गई, जॉब लगी नहीं, H1 वीजा नहीं ग्रांट हुआ, ये आपको 2026 में जरूर दिखेगा। जिन्होंने अपडेट नहीं किया तो समय रहते चेतावनी है कि AI और टेक में अपने आप को आप कन्वर्ट करो, नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा US से। और यहाँ इंडिया में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में दिक्कत आएगी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगभग सारी चीज़ें प्रेडिक्शन वाली हो ही गई हैं। एक मुझे प्रेडिक्शन से जुड़ी एक चीज़ बताइए, जो इसके स्टूडेंट होंगे या इसके लिए क्यूरियस होंगे, तो एक अच्छी प्रेडिक्शन करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? देखिए, अच्छी प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ज्ञानी होना जरूरी है, ठीक है। 1-2 साल की किताबें पढ़ के, यूट्यूब देख के तो आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इंट्यूशन तो बकवास बातें हैं, ठीक है। तो आप एक स्कॉलर की तरह काम करें। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का एक सामान्य स्टूडेंट हूँ। आचार्य होने की हैसियत न इस जन्म में मेरी है, और शायद अगले कितने जन्मों तक ना हो पाए, मुझे नहीं पता। तो पहले बात तो जिन्होंने आचार्य लिख रखा है, विनम्र निवेदन है, आचार्य हटा के, ज्योतिष बहुत बड़ा है। अपने आप को, जैसा राव सर कहते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। वो भी कहते हैं मैंने पूरा जीवन लगा दिया लेकिन 30% ही सीख पाया। तो आचार्य तो आप लिख ही नहीं सकते हो, आप टेक्निकली गलत हो। तो सबसे पहले तो आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि आप लगातार सीख रहे हो, आप विद्यार्थी हो, तभी आप अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हो। जिस दिन आपके अंदर ये अहम आ गया, अहम सर्वे सर्वा अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो बोल दिया सत्य है। तो पहले तो आपके अंदर ये धीरता आनी चाहिए कि आप एक स्टूडेंट हो और सीख रहे हो, तो उसको सीखते रहिए, छोड़िए मत। डेली 4-5 घंटे पढ़िए, तभी आप अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ है कि प्रेडिक्शंस में टाइम दीजिए। प्रेडिक्शंस हवावाई नहीं होती। लग्न कुंडली की बात करते हैं सामान्यतः, देखिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन लोग केवल एक D1 चार्ट्स को देख के कथा वाचनी शुरू कर देते हैं। इसका शनि यहाँ बैठा, ये मंगल बद है, लाल किताब वाले बोलते हैं इससे आगे ये पीछे वो। आप देखिए D1 चार्ट्स, फिर इसीलिए ध्रुव राठी जैसे लोग जर्मनी में बैठ के हमारी एस्ट्रोलॉजी का मजाक बनाते हैं। मैं ध्रुव राठी का, मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले तो उसने मजाक बनाया है। मैं सबको, पूरे लोगों को बताना चाहूँगा, मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, उसके पास आंसर नहीं बचेगा। जिस तरीके से उसने सनातन और भारत के ज्ञान पर अटैक किया, एक भारतीय होकर, ठीक है। तो इसीलिए मजाक बनाते हैं कि उनको क्या करना है, उनको 4-5 बातें बोलनी है। जॉब में दिक्कत चल रही है, कोई डिटेल एनालिसिस नहीं करना। तो सबसे पहले तो लग्न कुंडली जो आपके प्रॉमिस दिखाती है। फिर आप जो अलग अलग डिविजनल चार्ट्स हैं, उनके कार्मिक पैटर्न्स को पहचानिए। कार्मिक पैटर्न्स को कैसे पहचानिए? जैसे कि आप D30 चार्ट है, त्रिशांश, जिसको कहा जाता है कि आपके जीवन के दुख, अरिष्ट, कष्ट, पास्ट लाइफ के पुण्य और पाप आपके दिखाता है। ये बताता है चार्ट इस जीवन में कहाँ आपको सफलता मिलेगी, कौन पीटेगा, कौन बचाएगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा, और कौन सी चीज आपको इस जीवन में दुख देगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे देखनी चाहिए। D1 में शुक्र आपका सप्तम भाव में एक्सॉल्टेड है, अच्छी कंडीशन में बैठा है। तो एक प्रेडिक्शन यहाँ पर देना शुरू कर देंगे लोग कि बेस्ट कपल है, बहुत अच्छी शादी है, ये है वो है। तो हो सकता है ऐसे रिफ्लेक्शन दिखे। लेकिन वही शुक्र त्रिशांश में अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा है, तो आप जाके जब उस रिलेशनशिप की डेप्थ में जाएंगे तो खोखली रिलेशनशिप मिलेगी। बाहर तो ये दुनिया के सबसे अच्छे कपल है, लेकिन अंदर आते हुए कई दिनों से एक बेडरूम में नहीं गए, एक घर में रहते हुए अलग रहते हैं, बात नहीं होती, उनकी अलग रिलेशनशिप है, उनकी अलग रिलेशनशिप है। तो ये जो कार्मिक पैटर्न्स आया, अगर आपने इसका अध्ययन नहीं किया तो फिर आप यहाँ पर तो बीट खा गए, नुकसान, धोखा खा गए कि त्रिशांश तो यहाँ पर गड़बड़ दिखा रहा है शुक्र की कंडीशन, तो ये मैरिज लाइफ तो उनकी डिस्कम्फर्ट है। इसी तरीके से जो D60 चार्ट है, जैसे D1 कहता है कि आपको ये चीज मिलेगी, D30 कहता है कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं बताऊंगा कब मिलेगी, क्यों मिलेगी। इसी तरह से आपका षष्ठ्यांश चार्ट हो गया। षष्ठ्यांश चार्ट आपका पूर्व लाइफ के आपके कार्मिक डेट दिखाता है, आपके कर्म दिखाता है, उनका इम्पैक्ट दिखाता है, और क्यों आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। कुंडली में देख के बोल दिया, मैं सब एग्जांपल के साथ बताता हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल के साथ। D1 में देख दिया बहुत अच्छे राजयोग है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो कहता है, आप बार बार बोल देते हो ये राजयोग है, वो राजयोग है, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं, उधार मांग के तो मैं कुंडली दिखा रहा हूँ। आप जब D60 चार्ट में जाओगे उसके, तो आप देखोगे कि जो 6 हाउस है या 6 लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड है। इसका मतलब पूर्व जन्म के जो ऋणानुबंधन है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सूर्य वहां जाके डेबिलेटेड हो गया है, यानी कि जो पुण्य प्रभाव है आपकी कुंडली में वो कार्मिक डेट दिखा रहे हैं। सपोज जुपिटर 12वें भाव में बैठा है आपका D60 चार्ट में, तो जब तक आप चैरिटी, दान पुण्य नहीं करोगे, कार्मिक डेट को दिखा रहा है। आपने चैरिटी नहीं की है, आप चैरिटी करना शुरू करो, नहीं तो आप बार बार 99 पे जाओगे, फिर सांप सीढ़ी की तरह 0 आओगे। D10 चार्ट है आपके कैरियर प्रोफेशन को दिखाता है। D3 चार्ट है, ये दिखाता है कि आप में सच में हिम्मत है कि नहीं है, भाई बहनों का सपोर्ट कैसा है। D1 में तो अच्छा दिख गया मंगल, D3 में जाके खराब हो गया, तो वो होते ना वो भाई चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, सबसे पहले लड़ाई में आगे खड़े होते, लेकिन जैसे ही आता सबसे पहले भागते हैं, अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, खोखले होते हैं। तो आपकी आत्मा को, ये एक फिजिकल शरीर है D1, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं तो ऐसे बैठा हूँ चुपचाप। लेकिन जब आप मेरे पूरी ब्लड रिपोर्ट, एक एक चीज अंदर की देख रहे हो, जैसे डॉक्टर करता है। डॉक्टर आपको एक चीज बताओ, देख के केवल दवा नहीं देता ना,
टेस्ट क्यों कराने पड़ते हैं उसे। हाँ, इसी तरीके से ये आपके टेस्ट हैं, D30 चार्ट, D60 चार्ट, जब तक इनको पढ़ा ही नहीं, बीमारी नहीं पता चली, मैं बार बार कहूँगा आप तो ठीक हो यार, वो कहेगा मैं 3 दिन से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मेरा पेट खराब है, तो आप वो कारण ही फाइंड आउट नहीं कर पाओगे उस जीवन का कष्ट क्या है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए एस्ट्रोलॉजर का कि उसके कार्मिक पैटर्न्स बताना कि इस लाइफ में कहाँ सफलता गानी है, कहाँ से पिटना है, और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी सोल का पर्पस क्या है, ये सब बताता है आपकी कुंडली। आपका पूर्व जन्म क्या था, क्या आपने इम्पैक्ट किया, इस जीवन में कहाँ बाधाएं आएंगी। अच्छा। इसी तरीके से आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का यूज कीजिए। शादी के लिए केवल 7th हाउस तक मत रहिए, दारा कारक की स्थिति देखिए, ठीक है। प्रोफेशन के लिए 10th लॉर्ड तक मत रहिए, अमात्य कारक कौन है, उससे रिलेटेड दशा, जब चार दशा आ रही है कोई, तो देखिए अमात्य कारक से वो कौन से हाउस पर है। अगर कोई ऐसी चार दशा आई है जो अमात्य कारक से 10th हाउस पर है, आप देखिए कैरियर में आप शाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो आपको लगाने चाहिए। हाँ, आपने प्रॉपर स्टडी कर रखी है और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका एक यकीन है और उसी हिसाब से आप बोलते हैं। मैं कार्मिक को लेकर कहना चाहूँगा कि मैं भी कई बार सोचता था कि ये कौन सी बात हुई कि पिछले जन्म की चीज़ें मेरे आज के जीवन को अफेक्ट कर रही है, कुछ याद तो है नहीं। मुझे बड़ा इलॉजिकल और बड़ा ही मतलब वो थोड़ा सा तकलीफ देने वाला लगता था, बट जो फैक्ट है उसमें एक अच्छी बात ये बता भगवत रहे गीता को चैलेंज नहीं कर सकते। भगवत गीता कर्म आपके फॉलो करते आप, अगर सनातनी तो श्री कृष्ण की कही गई बातों को तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं तो कर्म अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे याद है वही कर्म है ना। अब ये तो वो बात थोड़ी सी तकलीफ देती है कि पिछले जन्म उस पिछले जन्म का कर्म एक भी। सामान्य स्वभाव से आपका जो सवाल है एकदम सही है। आप अपने इस शरीर के कर्मों को ही याद रख रहे हैं, तो इस शरीर के कर्म तो आपने इसी जीवन में किए, लेकिन आत्मा के कर्म तो आपके चल रहे हैं ना लगातार। तो आत्मा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी। मैं कहता ही हूँ कि आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि ऊर्जा ट्रांसफर होती है, कभी ऊर्जा डिस्ट्रॉय या क्रिएटेड नहीं की जा सकती। आपको बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में हो, एक जगह से दूसरे शरीर में शिफ्ट हो रहे हो। इसीलिए तो कहा गया नैनन छेदंती शस्त्राणी नैनन दहति पावका, ना चैनन के दंत्यात्मो ना शोषयति मारता। ना आत्मा कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना भिगो सकता है। ये ट्रांसफर होती जा रही है। तो आप एक बैगेज लेके आते हो, कार्मिक बैगेज समझने बहुत जरूरी है। अगर आपने, और एस्ट्रोलॉजर का देखो यही काम है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो हमने KN राव सर से सीखा है, जाना है, आपके कार्मिक बैगेज आपको बताना, आपका कार्मिक पैटर्न बताना, बिल्कुल यही, और उसके लिए आपका सुधार करना। ये कोई हम एस्ट्रोलॉजी ना करते हैं, ना हमको आती है, और ना हम जानते हैं कि हम आपका कोई न्यूमरोलॉजी में कोई तेल बेच के आपका मूलांक चमका देंगे, कोई लक्ष्मी पोटली हम आपको दे देंगे तो आपके घर में बरकत हो जाएगी, तेज पत्ता की रेमेडी बताएगी। नहीं भैया, इन सब अगर आप मानते हो मेरे पास मत आओ। ना मैं आपका नाम अलाइन करके आपको आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ। नाम अलाइन करने से अगर जिंदगी बदलती तो सबसे पहले अपनी जिंदगी बदल लेता, उसके बाद उस विद्या को फाड़ के फेंक देता, ठीक है। ये नाम में लाइन करना, ये नाम में एक ए जोड़ देना, पी जोड़ देना, अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। ऊपर बैठा नारायण तुम्हें तब से जानता है जब तुम इस जन्म से क्या पिछले 100 जन्मों से तुम्हें जानता है। श्री कृष्ण से भीष्म ने पूछा था, मैंने जीवन में तो अच्छे काम किए, जहाँ तक मुझे अपने 100 जन्मों का याद है। आप इस जन्म की बात कर रहे हो, मुझे 100 जन्मों का याद है। इतनी तकलीफ क्यों जीवन में। गंगा पुत्र था, प्रतिज्ञाधारी था, पुरुषार्थी था, इतने तीर। तूने कहा था आपने एक बार जब जा रहे थे मार्ग से, तो अपने तीर से एक सांप को ऐसे कहीं किनारे किया था, वो टंगा रहा था। वो दर्द है आपके 106वें जन्म का, जो आपको भोगना पड़ेगा। और जब तक आप इसको भोग कर नहीं जाओगे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि भीष्म का वो आखिरी बर्थ था। एक भी चीज अगर आपकी बैलेंस रखी, जैसे बड़ा कठोर है ईश्वर इस मामले में, 1 रुपया भी लेना देना अगर रह गया ना, तो फिर तो कहेगा वापस आओ, काम करना, रिसाइकिल चलती रहेगी आपकी। जिस दिन आपका और उसका हिसाब 0 हो गया, कहेगा आ जाओ मिल जाओ मुझ में, एक ज्योति के रूप में समाहित हो जाओ मुझ में। और इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष अगर आप देखें तो बड़ा लॉजिकल शब्द है, ठीक है। मोक्ष अगर आप जीते जी भी पा सकते हैं। अच्छा, जीते जी अगर आपकी इच्छाएं खत्म हो गई तो यही मोक्ष है। मर कर भी इच्छाएं जाली आपकी अगर है तो फिर वो मोक्ष कभी नहीं मिलता। जीते जी जिस दिन आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएं और केवल प्रभु की प्रार्थना आपको याद रहे, वही मोक्ष है। अच्छा, आप बार बार KN राव सर की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ कुछ जानते हैं। अब वे दर्शक जो इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहें तो थोड़ा संक्षेप में उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ईश्वर उनको और दीर्घायु रखे, अक्टूबर में उनका जन्मदिन होता है, जिन्होंने ज्योतिष को साइंटिफिक अप्रोच दी, जिन्होंने ज्योतिष को एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस करने का, ये तुक्का नहीं है। उन्होंने प्रॉपर केस लड़ाया सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में। कुछ आ गए थे बहुत सारे लोग जिन्होंने कहा ये तो सूडो साइंस है, ये है वो है। तो आप देखेंगे बड़ा लंबा केस उन्होंने लड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। 2005 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का,
और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को तुक्का बताते हैं वो बताने का उनका कारण है, क्योंकि कुछ लोग लगाते होंगे, बट वहाँ पर क्लियर है कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड। अगर आप एस्ट्रोनॉमी को मानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी माननी पड़ेगी। आप सूर्य चंद्रमा बृहस्पति को अगर मानते हैं तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी का उनका प्रभाव भी पड़ेगा। नासा कहती है ना कि आपका जो बृहस्पति है वो बड़े उल्का पिंडों को आने से रोकता है पृथ्वी की तरफ, ठीक है। तो यही तो हम भी कहते हैं पराशर कि बृहस्पति की दृष्टि शुभ है, जहां देख दे वहां शुभ, जहां ना देखे वहां शुभ। तो इसीलिए हम उसको और उस वे में बता रहे हैं, साइंटिफिक वे में। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या ये संभव है एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी पनप रही है या कुछ ऐसी चीज़ें अनिहित सा होने वाला है आने वाले टाइम में, तो उसका संकेत मिल जाए, उसके बारे में पता लग जाए और हम सजग हो जाए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका लग्न लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा अगर मजबूत है तो सामान्य बीमारियां आएंगी, बहुत लंबी कोई क्रोनिक डिसीज आपको आएगी नहीं। आप अगर कोई बीमारियां आएंगी भी तो निकल जाएंगी। अगर ये पीड़ित है तो फिर आपकी अलर्ट हो जाना चाहिए, यानी लग्न लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी ये ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, लग्न या लग्न लॉर्ड का 22वें दृष्टिकोण, 64वें नवमांश, 85वें द्वादशांश से संबंध बन रहा है, तो हेल्थ के लिए वीक है। तो ये इनकी दशा अंतरदशा पर आपको बीमारी आ सकती है। जैसे कुंडली के 6, 8, 12 एक्टिवेटेड होंगे आपको बीमारी आ सकती है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, छिद्र ग्रह की दशा या छिद्र दशा में बीमारी आने के कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जान सकते हो। तो लेकिन ये आएंगे उससे पहले प्रॉमिस होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा प्रोमिसेस हैं, जैसे मैंने कहा कि ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। सपोज आपको मानसिक समस्या, मेंटल डिसीज, जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा जो आजकल एक चीज़ दे रख रहा हूँ, यूएस में एक सुनामी सी आई हुई ऑटिज्म की। मेरे पास यूएस से जो केस आते हैं, हर तीसरा बच्चा ऑटिज्म, और यहाँ तक कंडीशन है कि 2 बच्चे हुए दोनों को ऑटिज्म। तो अब ये समस्याएं कहाँ से आप जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में? मानसिक समस्या है तो इसका अगर आप देखें तो आपकी कुंडली में क्या प्रभावित होगा, आप इसको देख कर ही बता सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशान करेगी और ठीक होगी भी कि नहीं होगी। 3 ग्रह सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रह हैं आपके मून, जो कि आपकी भावनाओं, इमोशंस का कारक है, बुध यानी मरकरी जो आपको लॉजिक देता है, जुपिटर जो कि आपको लॉन्ग टर्म विजडम देता है। अगर ये पीड़ित है तो समस्या आनी है। कुंडली का तीसरा भाव जो आपको साहस देता है, 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड। 4th हाउस जो आपकी भावनाएं यानी कालपुरुषी कुंडली में 4था भाव है, वो पीड़ित है। 5वां भाव जो आपको तर्क देता है। तो ये एक बेसिक कॉम्बिनेशन अगर किसी कुंडली में लगातार रिपीट हो रहे हैं और कोई शुभ दृष्टि नहीं जा रही है, तो ये कुंडली दिखा रही है कि इस व्यक्ति को मानसिक समस्याएं होंगी। अच्छा। जैसे कि एक दो और कॉम्बिनेशन है, जैसे जातक तत्व कहती है कि अगर 1 और 7 एक्सेस में जुपिटर और मंगल हो तो ऐसे लोगों को मानसिक समस्याएं होंगी, अग्रेशंस होंगे बहुत ज़्यादा, इनको कुछ ना कुछ क्रोध के इश्यूज होंगे। राहु अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड कर रहा है, मून को और सैटर्न भी कर रहा है, तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंपल्सिवनेस, ये सारी बीमारियां होंगी। इसी तरीके से आप कैंसर को देख सकते हैं। कैंसर में कोई क्रूर ग्रह लग्न को देख रहा हो, लग्न लॉर्ड 11th हाउस 11th लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा हो, 6ठे भाव में मंगल शनि एक साथ बैठे हो, राहु के नक्षत्र में बृहस्पति प्रभावित हो, या लग्न के साथ संबंध बना रहा हो, प्रभावित है राहु केतु के साथ या शनि मंगल के साथ, तो ये आपको कैंसर देगा। ठीक है। आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये कैंसर के लिए सबसे प्रोमिनेंट है। शनि, मंगल और चंद्रमा, ये भी आपके कैंसर के लिए एक मेन एलिमेंट है। चंद्रमा जो कि ब्लड, मून, ठीक है। आपका जो मंगल है जो आपकी मेरू यानी जो आपकी इसको दिखाता है, शनि क्रोनिक डिसीज, ये कॉम्बिनेशन अगर एफ्लिक्टेड है, कैंसर। कैंसर कौन सा हो सकता है ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा। सपोज आपका वीनस एफ्लिक्टेड है, या फिर आपका जो वृषभ राशि है वो एफ्लिक्टेड है राहु केतु एक्सिस में, तो आपको ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट ऐसा कोई सुन के, वही बात है कि सुन के परेशान मत हो कि उसने अपने चार्ट में देख लिया कि मेरा लग्न लॉर्ड 11वें भाव में गया तो मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट टू डिटेल्ड एनालिसिस है। अच्छा। D12 चार्ट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। D12 चार्ट का जो अष्टमेश है उसका संबंध दशांतर दशा में अगर बन रहा है तो फिर आपको क्रोनिक डिसीज उस टाइम आएगी। 5th और 8th का कॉम्बिनेशन है तो आपको ये जन्मजात पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर आपको बीमारियां मिली हैं, जिनको हम जन्मजात, तो जो ऑटिज्म में इसे 5th 8th का भी कनेक्शन कई बार आ जाता है, क्योंकि
बच्चे ने जन्म लिया, अचानक बीमार हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संचित कर्म इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ये देख के बता सकते हैं कि पहली चीज़ आपकी कुंडली प्रोन है कि नहीं है, कोई प्रॉमिस गंभीर बीमारी का दिख रहा है, कैंसर का, टीबी का, बहुत सारी बीमारी के प्रोमिसेस अलग अलग होते हैं। इस पर हम कभी आपके साथ बैठ के डिटेल पॉडकास्ट करेंगे 1.5-2 घंटे का, जिसमें एक एक बीमारी के कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो ये जो पहले प्रॉमिस होने चाहिए, प्रॉमिस के बाद फिर जो दशाएं आने वाली हैं आपकी, ठीक है, जैसे मैंने कहा 22वें दृष्टिकोण से संबंधित ग्रह की दशा, अंतरदशा, 64वें नवांश, 85वें द्वादशांश, 8th लॉर्ड की दशा, D12 चार्ट के 8th लॉर्ड की दशा का कनेक्शन, ये सारे, या छिद्र ग्रह की दशा, ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो फिर आप अलर्ट हो जाओ कि इसमें बीमारी आएगी। फिर बीमारी कितना इम्पैक्ट करेगी वो हम आउटकम दशाओं से देखेंगे। अब आगामी दशाएं कैसी हैं, अगर आगामी दशाएं ठीक आ रही हैं तो इसका मतलब ओवरकम कर रहे हो, अगर आगामी दशाएं इससे भी खराब जा रही हैं तो फिर आप बिगड़ने वाले हो। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने कोट चक्र की भी चर्चा की थी लास्ट टाइम की, जब आप आईसीयू में भर्ती हो तो हम एक आपके जन्मकालीन नक्षत्र के आधार पर कोट चक्र तैयार करके बता सकते हैं कि आप घर आओगे या आपको और क्रिटिकल कंडीशंस बनेगी। तो मैं देखिए इसीलिए कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ संभव है। आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं या किसी भी विधा की बात करते हैं तो उसमें देखिए हम कभी ये नहीं कहते कि हम आपको अरबपति करोड़पति बनाएंगे, और कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो हर जगह एक ही बात बोल रहे हैं कि हम आपके नाम को अलाइन करके आपको सक्सेसफुल ग्रोथ, शाहरुख खान ने कर लिया, उसने वो कर लिया, यही ऐड आते हैं। तो आप क्यों नहीं अपने नाम को अलाइन करते हो? तो आप ये क्यों नहीं कभी कहते हो कि आप हमारे साथ मिलो, आपको ये क्रोनिक डिसीज है, आप ये नाम बदलो ठीक हो जाएगी? आप क्यों नहीं बोलते हो? आप बोलो कि ये बंदा आईसीयू में भर्ती है, इसका नाम ए जोड़ दो, कल ये 3 दिन बाद निकल आएगा क्योंकि इसका नाम अलाइन हो जाएगा। तो भाई जीवन में कष्ट, सक्सेस तो हो ही जाएगा आदमी झक मार के जो मेहनत करेगा। ये कष्ट हटाओ ना, आप हटाओ ना कि लाइफ में जो ऋणानुबंधन कैसे खत्म होंगे उसकी लाइफ में आप मुझे बताओ आप मुझे कि उसकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है मैरिड लाइफ में आप कैसे ठीक करोगे नाम अलाइन करके? आप नाम बदल दो, उसका प्लास्टिक सर्जरी करा दो, वो उतना ही दुखी रहेगा। तो फिर ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। मैं इसी तरीके से एक चीज़ और कहता हूँ, टैरो वैरो तो भी आई है, प्रश्न कुंडली हमारी आपके मन की स्थिति को बता देती है। जन्म कुंडली जहां आपके प्रारब्ध को दिखाती, प्रश्न कुंडली आपके वो कंडीशन दिखाती कि आपने अपने प्रारब्ध को कितना बना दिया है, कितना बिगाड़ दिया है। ये क्या है प्रश्न कुंडली, जरा से बताएं ठीक से। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको अपना प्रश्न पूछना है, तो वो क्या करेगा? फिर वो मिसगाइडेड होगा, वो चला जाएगा 52 पत्तों में, कितने भी होते मुझे आइडिया नहीं, 56 पत्तों वाले के बीच में कि 3 पत्ते निकाल के ये डेविल एनर्जी, ये भी फलाना एनर्जी। मैं करूंगा कटाक्ष, क्योंकि मैं कट्टर सनातनी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में हूँ। हिंदुस्तान में रहकर अगर सनातन की बात ना करूँ तो शर्म की बात कोई नहीं है, ठीक है। और आप अगर विदेशी संस्कृतियों से इतना प्रभावित हो तो जाकर आपको वहीं बस जाना चाहिए जहाँ से ज्ञान आया है, वहां पर चलेगा। यहाँ तो सनातन ही चलेगा, यहाँ तो श्री राम ही चलेंगे, यहाँ तो यही चलेगा सूर्य चंद्रमा, ठीक है। तो प्रश्न मार्ग आपकी स्थिति को दिखाता है कि ये आपकी स्थिति है। आप सपोज सप्तम, आप प्रश्न पूछने आए तो एक ऐसा चार्ट बना कि सप्तम भाव में शुक्र है, तो संभावना है कि आप कोई महिला से संबंधित प्रश्न करने आए हैं या फिर आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर प्रश्न करने आए हैं। तो प्रश्न कुंडली भी आपके प्रारब्ध को बता देती कि इस टाइम आपका क्या चल रहा है। जॉब को लेके अलग कॉम्बिनेशन है, मेडिकल में कोई भर्ती है तो डॉक्टर का हाउस अलग है, हॉस्पिटल का हाउस अलग है, डायग्नोज का, लापता चीज़ है आपकी सोने की अंगूठी हो गई, प्रश्न कुंडली आपको बताएगी, ठीक है। तो वो बताएगी। जैसे एक बड़ा अच्छा वो था प्रसंग, के.एन. राव जी की बुक में ही मैंने पढ़ा था, उनकी माता जी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर थी। अच्छा। तो राव सर ने उन्हीं से सीखी थी। तो मुझे नाम नहीं आ रहा, उत्तराखंड के एक बड़े नेता थे, इसलिए मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, गलत बोल दूंगा। तो उनकी मृत्यु की सूचना आई, टीवी पर ऐसे आ गई, तो उसी टाइम उनकी माता जी ने प्रश्न कुंडली के माध्यम से बता दिया इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो बाद में उसको जब आइडेंटिफाई किया तो सही निकला। तो प्रश्न कुंडली बहुत एक्यूरेट काम करती है। अच्छा। तो जिनके पास सुविधा नहीं है, इधर उधर भटकाव की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी मत जाओ। और मैं तो कहता हूँ मेरे पास भी मत आओ। भगवान राम को मानते हो ना, रामचरितमानस तो होगी ना घर में, तो वहाँ श्री राम सलाका है एक पीछे, तो उसमें आप अपना प्रश्न भगवान राम को याद करो कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। वहाँ पर एक प्रश्न शलाका में आप उंगली रखो, फिर वहाँ से आप गिनते जाओ तो एक चौपाई बन जाएगी। फिर उस चौपाई का अर्थ देख लो। अब जैसे यही चौपाई बन गई, आपने पूछा मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो आप ये 9 वर्ड आगे बढ़ाते हुए गए और चौपाई पूरी बन गई कि मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसका मतलब आपके मंगल का नाश होने वाला है, शुभ है। आपने जिस प्रश्न को किया वो प्रश्न पूरा होगा, कहीं मत जाओ, क्यों भटक रहे हो इधर उधर, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने ज्ञान को पहचानो। हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में आप बता रहे थे कि मतलब ऐसी भी स्थिति हो सकती है ना कि अब आपको फिजिकली नहीं पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों है या नहीं है,
इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं। तो इसके उपचार भी है जरिए इसका। इसके जरिए उपचार है, उस ग्रह से संबंधित आप पूजा कीजिए। एस्ट्रोलॉजर तो नहीं करेगा ना आपके लिए पूजा, आपको खुद करनी है। आपको बता देगा इस समय आप अलर्ट रहिए और इस समय ये आपको ग्रह पीड़ित करने वाला है। जैसे केन राव सर कहते हैं, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड की दशा में छिपी हुई बीमारियां निकल कर बाहर आ जाएंगी। अच्छा। तो जैसे आपका ये एक्टिवेशन है तो आपको बताया जाएगा कोई छिपी हुई बीमारी आपकी चल रही थी डिटेल, वो आपको इस टाइम उभर कर आएगी। तो आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखना, आप अपनी दवा रेगुलर फॉलो करते रहना, प्लस उससे रिलेटेड जो रेमेडीज है वो आप करो। उस मंत्र का जाप करो, बीज मंत्र का जाप करो। अरे कुछ नहीं है तो नारायण कवच का जाप करना शुरू कर दो। आज सबके लिए अल्टीमेट रेमेडी, जिसको स्वास्थ्य में कष्ट चल रहा है, जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य कष्ट है, लगातार बीमार रहते हैं, शुरू कर दो नारायण कवच का पाठ। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो सुनना शुरू कर, लेकिन ऐसे मत सुनना कि नाश्ते की टेबल पर और गाड़ी में। आपके पास जब समय हो दिन में 15-20 मिनट आधे घंटे का, आप बैठ के उसको डेडिकेटेड होकर सुनो। देखो आपके शरीर के जो कवच जो कष्ट है वो खत्म होंगे। आपने एक बात बोली कि यूएस में ऑटिज्म के केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं किस लिए ज़्यादा आ रहे हैं? क्या वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह के चेंजेस हुए हैं या फिर ये ज्योग्राफिकल उनका कुछ हो सकता है वहाँ पर। और एस्ट्रोलॉजिकली तो हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट लाइफ के डेट है वो आप पर आ रहे हैं। जैसे ऋणानुबंधन बोलते हैं, अगर 5th लॉर्ड छठे भाव में जा रहा है तो संतान आपसे कर्ज है आप पर इस बार संतान का, ठीक है, वो परेशान करेगी। ठीक है, तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पर्टिकुलर चार्ट्स में होते हैं, क्योंकि सबको तो नहीं हो रहे, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हो रहे तो इसका ये भी मान सकते हैं कि कुछ बड़े वहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी होंगी, प्लस जो उनका वर्क स्टाइल है। अगर प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र के हिसाब से, कि अब देश काल पात्र लगाएं तो लैपटॉप पे 20-20, 22-22 घंटे काम करना है, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल में रहना, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पर्म क्वालिटी डाउन तो होगी। तो एस्ट्रोलॉजी देश काल पात्र के हिसाब से भी चलती है। अच्छा, तो अगर इस तरह की कोई समस्या किसी को आती है या सिम्टम्स दिखने लगे अपने बच्चे में, तो उसको लेकर भी उपचार है यहाँ पे? बिल्कुल उपचार है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी कंडीशन खराब है। और जिनको ये समस्या चल रही है, बुध यहाँ सबसे संबंधित है, बुध, चंद्र और बृहस्पति। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसे व्यक्तियों को गौशाला को लेकर मैं एक रेमेडी बताता हूँ, गाय की सेवा करना और बच्चे को वहाँ पर ले जाना। और दूसरा जो बुध से संबंधित उपाय है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि वो, अगर उनका बुध जो कारक है, कि आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर सुने। उन बच्चों को दिन में एक बार जरूर सुनाया जाएगा, वो कर नहीं पाते हैं तो उनका प्रभाव आएगा। और गौशाला में चैरिटी की जाए, ट्रांसजेंडर के लिए कुछ चैरिटी की जाए, यहाँ से करने से उनको काफ़ी हद तक रिलीफ आ जाता है। और कई बार 12 वर्ष तक बच्चों की कुंडली, मैंने कहा, ये जो प्रभाव आते हैं उनके माता पिता की पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न के हिसाब से आते हैं, तो बाद में कई बार इन बच्चों में बहुत अच्छा सुधार हो जाता है और पूरी तरीके से आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बात थोड़ा सा अमीरी की करते हैं। क्या आपकी कुंडली में ये लिखा होता है क्या कि आप अमीर बनेंगे? देखिए, कुंडली में योग तो होते ही हैं, अगर योग को तो हम नहीं मान सकते। धन योग होते हैं, ठीक है, राजयोग होते हैं, केंद्र स्थान लक्ष्मी स्थान का पंच महापुरुष योग होते हैं, महाभाग योग होते हैं, बहुत सारे हजारों योग होते हैं। अब केवल योग मिल गए हैं आपको तो आपका घर एक अच्छे, आपका जो जन्म है एक अच्छे घर में हो गया, ठीक है। अब आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा उनको। अब मैंने आपको मोबाइल का सिम दे दिया और आपने फ़ोन में डाल लिया और कह रहे हो कि बात तो वही नहीं रही। जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे, एक्टिवेट करने पड़ते हैं पुरुषार्थ से। तो होता ये है कि अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं और आपने मेहनत कर दी तो आपको रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। योग अगर नहीं है और मेहनत कर रहे हो तो डिफिकल्टीज ज़्यादा आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। लेकिन ये मान लो कि अगर योग है उसके बाद हम कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि लोग, ये ध्रुव राठी कह रहा था कि अगर बता दो कि सब कुछ कुंडली में पहले से ही, तो फिर आदमी कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो उसको कहना कि भगवत गीता पढ़ ले बच्चे अभी ढंग से, ठीक है। वो जितने कोट करता है वो सब विदेशी जो साइंटिस्ट है जो 19वीं सदी के, उनके रिसर्च एक्सपेरिमेंट बताता है। उसको कहना है कि भास्कराचार्य की लीलावती पढ़ दे। जब उसके चचा जॉन न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया भी नहीं था, तो हमारे भास्कराचार्य जी ने 12वीं सदी में बता दिया था। तो पढ़ लेना ध्रुव राठी ध्यान से। तो ठीक है कि अगर आप बता रहे हैं कि अगर कुंडली में है, लिखा होता है और आप कर्म को आप महत्ता देते ही हैं, फिर भी कुछ एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उसको आप सपोर्ट लें तो आप अमीर बन सकते। तो ज़रा वो उस तरह कुछ उपाय बताइए, चाहे मंत्र हो या कोई भी रेमेडी ऐसी। अब देखिए, यहाँ पर मंत्र के लिए फिर देखिए मैं ये कहूँगा कि उपाय आपके एक माध्यम है, हाँ, ठीक है। अब जैसे कि आपको नदी पार करनी है, मैं आपको ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे लोग, ठीक है। तो उपाय आपके लिए एक नाव तैयार कर देंगे, ठीक है। तो उपाय उसी तरीके से, अब आपको नौकरी चाहिए तो आपको नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, अवसर आने लगेंगे, लेकिन नाव तो आपको ही चलानी पड़ेगी।
तो उपाय एक साधन की तरह यूज कीजिए। जैसे धन के लिए माँ लक्ष्मी का जो आप मंत्र है, ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, जो भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, उसका आप चैंटिंग कीजिए। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए जो कि धन की कारक है। लेकिन ये साधन है, मैं ये कहूँगा साध्य नहीं कर सकते हो आप इसको। इसके लिए आपको पुरुषार्थ जब तक नहीं डालोगे, देखो जिस दिन आदमी के दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गई ना कि जीवन की हर इवेंट का जो ताला है वो 3 चाबियों से खुलता है, तो उसके जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पहली चाबी प्रारब्ध, दूसरी चाबी पुरुषार्थ, तीसरी चाबी आपकी प्रार्थना। एक साथ एक टाइमिंग पे जब ये क्लिक करेंगी, इनका अलाइनमेंट जब होता है ना, पूरा एक रो में एक साथ होगा। जैसे आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, ऐसे वो खोलते रहते हैं टिक टिक, तो वही अलाइनमेंट जब एक साथ आ गया आपका, तो आपका इवेंट होगा। अगर उस टाइम किसी का भी अलाइनमेंट नहीं, सपोज प्रारब्ध उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है, पुरुषार्थ प्रार्थनाएं आप करके थक गए हैं, तो वहां पर उस समय आपको निराशा हाथ लगेगी। तो एस्ट्रोलॉजर वही बताता है कि ये टाइम आपका सबसे अच्छा टाइम है। इस टाइम में आपका पुरुषार्थ प्रार्थना अगर अलाइन कर दी, यानी तीनों चाबी एक साथ एक समय में लगनी चाहिए, क्लिक, तो ताला खुलने की आवाज आ जाएगी। तो भटकाव यही है कि चाबियां अलग अलग टाइम पे लगाते रहते हैं और भटकते रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर यही काम करता है कि बेटा ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर तीनों चाबी क्लिक कर दो, काम बन जाएगा। एक भी चाबी आपने मिस की तो फिर आप कहने आओगे कि मेरा काम नहीं बना। तो एस्ट्रोलॉजर को मत दोष दो। चाबियां भी आपके पास है, एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ भी नहीं है। ताला भी आपका, चाबियां भी आपकी, केवल वो बताने वाला है। और आप इसमें एस्ट्रोलॉजर की अगर बात मान के कर देते हैं तो आप देखेंगे क्लिक की आवाज आएगी, खुल गया ताला। और वो लोग खुश हो जाते हैं जो इस चीज को फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, एक शादियों को लेके मैं समझना चाह रहा हूँ कि कुछ शादियाँ होती हैं, जैसे कुछ तो होती है कि मांगलिक दोष एक बताया जाता है, उसका उपचार भी करा दिया जाता है। कुत्ते से शादी करा दी, पीपल से शादी करा दी। कुछ प्रेम विवाह होते हैं, कुंडली मिलाकर शादी होती है। अगर मान लीजिए कि मैं कुंडली मिला के शादी हुई है, शुरू में सब ठीक चल रहा है, लेकिन शादियाँ टूट रही हैं बहुत ज़्यादा, आंकड़े अगर उठा के आप देख लें तो उसकी वजह कैसे निकल गई? जब देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी पर ही आता हूँ। कुंडली में देखिए जो चल रहा है मिलान, जो अभी तक हम देखते हैं सुनते हैं, वो अष्टकूट मिलान चलता है। कुल मिला के उन्होंने आपकी अष्टकूट मिलान में से अगर 36 में से आपको 18 से ज़्यादा नंबर दे दिए तो आप शादी करने चले गए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, शादी इतना बड़ा बंधन है, आपका जीवन भर का बंधन है, और इसको इतने आपने हल्के में ले लिया। 2 आत्माएं मिल रही हैं, 2 शरीर का मिलन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अगर कार्मिक पैटर्न्स पढ़ने चाहिए तो सबसे पहले तो दोनों लोगों की इंडिविजुअल कुंडलीज चेक होनी चाहिए। अलग अलग डिविजनल चार्ट, अलग अलग उनकी कहीं कार्मिक, किसी की कुंडली में कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न तो नहीं है कि इस बार वो सफ़र कर रहा है। जो हमने कहा लग्न चार्ट देख के सब आपने खेल दिया, फिर तो वही हो गया कि बॉडी देख के डॉक्टर ने बोल दिया सब ठीक है, अंदर उसको लीवर कैंसर निकला, वो चीज़ हो गई। आप D30 उसका कार्मिक पैटर्न देखिए, क्या किसी की कुंडली में कार्मिक पैटर्न ऐसा आ रहा है जिसमें डिस्कम्फर्ट दिख रहा है मैरिड लाइफ में, जो कि मुझे लग रहा है 99.99% लोग नहीं देखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली रीजन तो मिसमैच है, भाव मिलान ढंग से नहीं हुआ, कार्मिक पैटर्न्स ढंग से नहीं पकड़े गए D30 चार्ट से, D60, D45, D40, ये जो ऐसे चार्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं। इनके बिना केवल आपने लग्न या बहुत ज़्यादा नवमांश मिला के अगर ये सब सारी चीज़ें कर दी हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये तो वही हो गया, आप किसी डॉक्टर के पास गए, झोला छाप के पास, बोला मेरे पेट में 3 दिन से दर्द चल रहा था साहब, उसने बोला मुंह दिखाओ, आपने जबान दिखाई, उसने कहा जबान तो ठीक दिख रही है। फिर पेट दबा के देखा, उसने कहा पेट भी ठीक है आपका, सॉफ्ट है। भूख लगती है, उसने कहा हाँ लगती है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, ये तुम ये एक सिरप टाइप का दे दिया, पी लो, ठीक हो जाओगे। बाद में पता चला उसको लीवर सोराइसिस था, जो पकड़ ही नहीं पाया जब वो आया था। तो यही कार्मिक पैटर्न, यही जो लीवर सोराइसिस है ना, इसी को पकड़ने की जरूरत है। जिस दिन अगर आपने चार्ट मैच करते टाइम ये क्रॉनिक डिसीज जो पकड़ ली, जो कार्मिक पैटर्न्स की, आपकी शादी मिसमैच नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। मतलब अगर आप सही तरीके से चार्ट मिलाया जाए तो शादी जो है सुखमय बीते, सुखमय जाएगी। और अब देश काल पात्र को इसमें थोड़ा जोड़ देना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहती है देश काल पात्र को भी आप ऐड कर दीजिए। पहले के परिवेश में शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी तो लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते थे, चीज़ें सीखने की प्रवृत्ति होती थी। आजकल शादियां होती हैं लेट व्यक्तियों में, जब 30 साल के बाद वाले व्यक्तियों में चीज़ें एक्सेप्ट करने की पावर कम होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फाइनेंशियली सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर नहीं है। पहले के ज़माने में भेजा जाता था ये एक मोरल बूस्टअप देके कि ये आपका मायका है और आपका नया घर ये है, तो वो उनके दिमाग में रहता था। प्लस सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है सोशल मीडिया। आज मेरे घर में लड़ाई हुई, पहले के ज़माने में अगर मैं तकलीफ अपनी किसी को बताऊंगा, मैं बाहर रहता हूँ तो मैं चिट्ठी लिखूंगा ना, एक ही काम था, जब तक पहुंचेगी तब तक मैटर सॉल्व हो गया। यहाँ भी आधे घंटे पहले आज घर में खाने को लेकर लड़ाई हुई है,
चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके पेरेंट्स को पता है इधर से उधर लेके, चाहे वो देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, फिर वो अपना इनपुट डाल देंगे। जब अपना इनपुट डाल देंगे, जब भी दो संबंधों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वो संबंध टूटेगा। तो एक ये देशकाल पात्र डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो इस देशकाल पात्र को भी सुधार कर ले अगर व्यक्ति कि केवल एस्ट्रोलॉजी तो मिला ही ले, प्लस ये जो इंटरफेयर है ये खत्म कर दे, प्लस एडजस्टमेंट करना चाहिए। शादी साइकिल के दो पहियों की तरह होती है, अगर एक सपोर्ट नहीं करेगा दूसरे पर लोड ज्यादा आएगा, फट जाएगा टायर। इसलिए दोनों को बराबर कंडीशन में रहना चाहिए। तो शादी है ही आपका मेल है, आपकी कुंडली में 180 डिग्री पर बैठा 7वां घर है जो आपके जीवन को पूरा परिवर्तित कर सकता है। तो फिर आपके अंदर ये इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको अगर शादी करनी है तो फिर मैनेज भी करनी चाहिए। देश काल पात्र ये बोलता है, बात बात पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मम्मी को फोन नहीं लगा देना चाहिए। बढ़िया, आई लाइक इट। नवरात्रि को लेकर जरा बात करते हैं। ज्योतिष के मुताबिक ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे आम लोगों के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या सावधानियां देनी चाहिए? देखिए, नवरात्र जैसे हमने कहा है कि आपकी जो चैत्र शुक्ल की नवरात्र, जैसे हम अपना नव वर्ष देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मनाते हैं। मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा, अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि 31 दिसंबर नशे में धुत होके कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, कितने घर के चिराग बुझ जाते हैं केवल नया साल मनाने के चक्कर में। जहाँ बड़ी लेट नाइट पार्टियाँ, जहाँ पर ड्रग्स शराब का होता है, अगले दिन आप अपने दिन की शुरुआत करते हो तो पूरा साल तो खराब जाएगा ही। आप सनातन में आइए, आप वहाँ देखिए सुबह के दिन सबसे पहले उस दिन पहली आपकी नवरात्र होती है। हम अपने अंदर अपनी आध्यात्मिक और ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा की चेतना का विकास करते हैं। नवरात्रि देखिए मनाई भी क्यों जाती है? नवरात्रि मनाने का जो मेन पर्व है जो आपका है वो भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है कि उनको भी शक्ति की आवश्यकता थी। जब शक्ति की आवश्यकता उनको हुई तो माँ दुर्गा का उन्होंने आह्वान किया। जीवन में कोई बड़ा काम किसी शक्ति यानी किसी स्त्री के बिना पूरा नहीं हो सकता, ये अकाट्य सत्य है। अगर जीवन में आपको किसी स्त्री का आशीर्वाद चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, राम को भी माँ की आवश्यकता पड़ी थी तो उन्होंने पूजा की थी और अपने अंदर उस ऊर्जा का विकास या चेतना का विकास किया था। इसमें बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि लास्ट डे जब भी डेस्टिनी आपको कुछ बड़ा देगी, आप याद रखिए चेक तो करेगी। लास्ट डे जब उनको आशीर्वाद देना था तो वहाँ पर माँ दुर्गा ने क्या चेक कर लेते हैं कैपेबल है कि नहीं है। तो 108 नीलकमल चढ़ाने थे, एक नीलकमल हटा दिया उन्होंने जिससे कि उनका संकल्प टूट जाए। तो वो दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, संकल्प पूरा करूंगा, यही राम है। जो संकल्प पूरा करे वही राम है। तो राम ने तीर से अपने नेत्र को निकालकर एक नीलकमल की तरह देने की कोशिश की, जो कि बड़ी अच्छी लाइन लिखी गई है कि कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन दो, नीलकमल है से सभी देकर करता हूँ पुनश्चरण अपना पूरा। और एक नेत्र निकाल के देने को तैयार हुए, तभी जो भगवती थी उन्होंने राघव का हस्त थाम लिया और ये कहे भगवती ने लिया राघव का हस्त थाम। और सामने थी श्री दुर्गा भास्कर, अपने विराट स्वरूप में माँ दुर्गा खड़ी थी कि राघव मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और ये कहकर उनके अंदर वो शक्ति चली गई। और बड़ी अंतिम लाइन है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ये कहकर राम में हो गई थी शक्ति लीन। और उस दिन के बाद से उन्होंने रावण का वध किया और अपना जो संकल्प था उसको पूरा किया। तो जीवन में जब आपको बड़े काम करने हैं तो आपको अपनी माता की, स्त्री की या शक्ति की आवश्यकता होगी। तो नवरात्र उसी शक्ति को पाने का प्रयास है, अपनी खोई हुई चेतना को पाने का प्रयास है। तो नवरात्र सभी व्यक्तियों को रखना चाहिए। रामनवमी आती है इसके बाद। रामनवमी में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है उन्होंने, तुलसीदास जी ने, कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। तो उनका जो जन्म हुआ है अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, राम जी का जन्म। तो अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए। लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि अभिजीत मुहूर्त दिन में ही होता है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त रात को भी उसी तरीके से काउंट किया जाता है। भारत की आज़ादी अभिजीत मुहूर्त में। लोग कहते हैं भारत की कुंडली कहाँ से आ गई? आएगी कुंडली, क्योंकि वो टाइम निकालवाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सूर्य नारायण व्यास, हरदेव शास्त्री और बहुत लोगों के साथ मिलके जो बेस्ट टाइम था उस टाइम का, क्योंकि 5 ग्रह की हाउस में थे तो बड़ा कठिन था, तो उन्होंने वृषभ लग्न चुना जो कि आपका स्थिर है, इसलिए भारत में स्थिरता है। और पड़ोसी देश का आप देखिए टूट रहा है और टूटेगा। बढ़िया, शानदार। अब आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और रैपिड फायर राउंड आपसे खेलना चाहूँगा। और मज़ा आता है जब कोई अपने विषय का बहुत ही विशेषज्ञ हो, जानकार हो, तो उसके साथ बड़ा अच्छा निकल के आता है। ये देखते हैं कैसा होता है ये। तो शुरुआत करें? बिल्कुल जी, है ना। मैं आपको एक फटाफट सवाल पूछूंगा, जो भी आपको मन में पहला जवाब आए वो बताते जाना, क्विक, लेकिन बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है?
सूर्य आज के ज़माने में जो आपको स्ट्रेंथ देगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपके अंदर कमी है तो फिर आप चाहे कहीं भी बैठ जाए, चाहे जितनी टॉप पोजीशन पे चले जाए, नीचे वाले लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सूर्य जिसका मजबूत है, उसका मोरल कंडक्ट अच्छा है और वो अपनी लाइफ में उठेगा, ठीक है, चमकेगा। बढ़िया। प्रेडिक्शन करते समय मन की आवाज़ या फिर मैथ्स ऑफ प्लैनेट्स? मन की आवाज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मन की आवाज़ और मन की बात बड़े लोगों तक रहने दीजिए। यहाँ पर केवल प्लानिटरी पोजीशंस और बिना बायस्ड हुए आपको सामने वाले से बिना प्रभावित होगी। सामने वाला आप पर प्रेशर डालेगा, नहीं आप देख लो साहब, अगर हो सकती है शादी मेरी, देख लो साहब कोई रेमेडी बता दो। आपको अपने डिसीजन पर न्यायाधीश की तरह अडिग रहना, नहीं करनी है आपको शादी। ये कोई रेमेडी आपके साथ काम नहीं करी, आपका कार्मिक पैटर्न है और परेशान हो जाओगे। और मैं एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही करता हूँ, हाँ या ना, मैं ये रुझान नहीं बताता हूँ। इसीलिए मैंने नीतीश को लेकर आगे जो प्रेडिक्शन की ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करता रहूंगा। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना मत माने, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही काम करती है। यहाँ कुछ भी नहीं होता 50-50 पे, तो फिर सिक्का उछालने वाली बात है। वो तो कोई भी रोड पे सिक्का लेके बैठ जाए, हेड आया तो काम होगा, टेल होगा तो नहीं आएगा। मॉर्निंग पूजा या नाइट रिचुअल्स? 365 दिन 24/7 ईश्वर आपके लिए अवेलेबल है। जब तक आपके यहाँ पर टिक टिक की आवाज आ रही है, ये ईश्वर की उपस्थिति का ही एहसास है। तो जहां पर जब जैसे मौका मिले पूजा करो। किसी भी इस चीजों को मत मानो कि इसके बाद पूजा करनी नहीं करनी है। आपके द्वारा किया गया कर्म पूजा आपके लिए हमेशा सफल ही होगी। आप चाहे कैसे भी करो, लेकिन मेरे प्रभु करो। वाह। मंत्र या जेमस्टोन? एकमात्र मंत्र आपके अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करने का तरीका होता है। जेम स्टोन किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल बुक में, क्लासिकल बुक में, पराशर को कभी आपने देखा पन्ना पहने हुए? राम को, फिर तो कृष्ण को पहना देना, कृष्ण को कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पहना देना चाहिए था कि तेरा मन इतना अधीर हो रहा है, बड़ा तू सोच रहा है कि तीर चलाऊं ना चलाऊं, एक काम करते इसको मोती पहनाओ, इसका चंद्रमा कमजोर है, डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्यों बेचारों ने इतने दिन खड़े होकर भगवत गीता का पाठ पढ़ाया? यूं करते, एक पन्ना आता, ये पहनाते, मोती पहन लिया, चंद्रमा हो गया स्ट्रॉन्ग, क्लियर फोकस। उनका मन ही तो अस्थिर हो रहा था। चलाऊं ना चलाऊं बाण, इन पे ये तातश्री हैं, ये कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है। अगर मैं फिर कृष्ण से बहस भी कर रहे हैं, अगर पा भी लिया, चलो आप कह रहे हो, तो फिर भी मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ये कर्म आया है तेरे लिए, तो तुझे करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो इस लोक में और उस लोक में भी तू निंदा का पात्र बनेगा। प्रेडिक्शन में सबसे मुश्किल टॉपिक? लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी कारण कि आपको ये बतानी नहीं चाहिए। और सबसे विस्मयकारी स्थिति तब हो जाती है कि जब आप कोई सामने बैठा हो और उसकी आपको लॉन्जिविटी नहीं दिख रही बहुत ज़्यादा, और वो आपसे अगले 50 साल का पूछ रहा है और लॉन्जिविटी नहीं दिख रही है 5 साल की भी आपको। तो उस समय उसको आपको बताना, कहीं ना कहीं प्रारब्ध में बहुत बड़ी छेड़छाड़ होती है। तो इनडायरेक्ट वे में उसको समझाना होता है कि आपकी जो हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें ईश्वर की कृपा से आ जाएंगी। ठीक है। 2026 में यूथ का बिगेस्ट वेपन? AI एंड टेक। वेरी नाइस। 2026 का बिगेस्ट रिस्क? शेयर मार्केट, केयरफुली, नहीं तो कपड़े उतार देगा। अच्छा। 2026 का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी? बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज सनातन के लिए बहुत अच्छा वर्ष जाने वाला है। और यहाँ पर जो भी रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ ही स्पिरिचुअल पाथ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है ये। यूथ के लिए एक मैसेज? यूथ के लिए भगवत गीता का ही एक मैसेज है कि दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम व पश्यसि। जो गीता अध्याय 2 श्लोक 28। यूथ के लिए मैसेज है कि जय विजय, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब से मुक्त होकर आपके सामने जो कर्म आया है उस कर्म को आप पूरा करो। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ जाएगी, आपकी कर्म के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, आपका कर्म और निखर कर आएगा। और जब कर्म किया है तो फिर तो फल आएगा ही ना। जिस टाइम आपके अंदर कर्म करते समय, मैं यूथ को कहूंगा, ये कंफ्यूजन आनी शुरू होती है कि इसका रिजल्ट नहीं आया, आप रिजल्ट पे जा ही क्यों रहे हो? तो आपका कर्म डिफेक्टिव हो जाएगा। या इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, सपनों की दुनिया में चले जाओगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं इस टाइम अगर कुछ तुम्हारे पास आया है, अपना सर्वस्व झोंक दो अर्जुन, पार्थ, और अपना सर्वस्व झोंक के बिना किसी आसक्ति के लाभ हानि, जय पराजय, दुख अपयश, ये आपका सोचने का टाइम ही नहीं है। आप कर्म करो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। और कहा गया है कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल आज नहीं तो कल होता है। तो कर दिया कर्म तो फल तो आएगा। तो जिस दिन आप आसक्ति छोड़ दोगे, आप देखो आप अपने जीवन में हर चीज को अचीव करोगे, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। मेरा यूथ के लिए ये बहुत जरूरी मैसेज है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मेरी जॉब नहीं लगी तो, अरे कर्म तो करो, आसक्ति छोड़ दो। अभी रिजल्ट पे क्यों जा रहे हो? तुम्हारा तो अभी कर्म ही पेंडिंग है। बढ़िया, बड़ा मज़ेदार रहा ये राउंड। और आखिर में मैं चाहूँगा कि कोई एक सूत्र या कोई ऐसी रेमेडी जो सब लोग कर सकें,
वो आप एक बताएं ताकि सबको लाभ मिले, सब अपने जीवन में उन्नति की ओर। देखिए, मैं सबसे बेस्ट जो रेमेडीज बताता हूँ लोगों को, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम तो पता ही है, मैंने आज नारायण कवच भी बताई है, और मैं आज एक रेमेडी बताता हूँ खासकर 2026 के लिए। गुरु का प्रभाव रहेगा। मैं बार बार गुरु कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सूर्य को नहीं मानता। जो न्यूमरोलॉजी मानते हैं वो कीरों के पास जाए, ठीक है। यहाँ हिंदुस्तान में तो ये गुरु का वर्ष ही माना जाएगा सनातन के हिसाब से। तो गुरु का प्रभाव है, तो गुरु यहाँ पर आपके ज्ञान विद्या के कारक ग्रह। अगर आप लोग 2026 को अपना अच्छा करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी रेमेडी बताता हूँ आपको। अपने आसपास किसी गरीब बच्चे को देखिए, जो आपके घर में काम करने आती हैं उनके बच्चों को देखिए, या कोई भी ऐसा बच्चा जो आपके आसपास दिखता हो, उसकी एजुकेशन में आप इस वर्ष हेल्प कीजिए। किताबें दिला दीजिए, बैग दिला दीजिए, कपड़े फट गए, जूते फट गए, वो दिला दीजिए। मतलब इस वर्ष कम से कम हो सके तो पूरे जीवन कीजिए अगर हो पाए ये संकल्प, नहीं तो कम से कम जो इस वर्ष है उसकी जो शिक्षा का भार है वो आप उठाइए। आप देखिए गुरु की असाधारण कृपा आप पर आएगी। अगर आपने इस पूरे प्रोसेस में पूरे साल अगर 10,000 रुपये भी खर्च किए तो मैं कहता हूँ उसका हजारों गुना जो पुण्य है वो आप पर, आपकी संतानों पर जन्म जन्मांतर तक आता रहेगा। बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा रहा इस बार का पॉडकास्ट, थोड़ा लंबा खिंच गया। हाँ, और बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।